अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कपास की पोस्ट मैनेजमेंट पे। एक्चुअली ये अरसा ऐसा है कि अभी बेशतर काश्तकारों ने कपास की फसल उठाई है, छड़ियाँ काटी हैं, कुछ ने वहीं रोटावेट की हैं। क्या सूरत हाल है, कहीं कहीं कुछ बाकी है। इन दिनों में गंदम की काश्त हो रही है, तो कोशिश कर रहे हैं तेज़ी से कपास की फसल जो है उसको वाइंड अप करें और उसके बाद गंदम काश्त करें। अब गंदम काश्त करनी है या कोई और फसल काश्त करनी है, लेकिन ये जो मरहला है ये ट्रांसमिट होने का मसला है, एक फसल से दूसरी फसल की तरफ जो है मुंतकिल होने का मरहला है। इस मरहले पर आपने जिन काश्तकारों ने कपास की फसल उठाई है तो उसके बाद उन्होंने क्या करना है, ज़मीन की तैयारी के हवाले से क्या करना है, छड़ियाँ अगर आप रख रहे हैं कपास की छड़ियाँ, उनको स्टोर कहाँ करना है, किस तरह रखना है, क्या एहतियातें करनी है। गुलाबी सुंडी का एक इशू आता है, वो जो है उसको किस तरह मैनेज करना है, और फिर ज़मीन की तैयारी के हवाले से क्या इम्पोर्टेंट है उस पर भी बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर शाहान हुमायूं साहब। आप असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, महकमा ज़राअत से मुंसलिक हैं। उनसे जानेंगे कि महकमा ज़राअत इस हवाले से क्या कह रहे हैं, उनकी राय क्या है और उनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं राना ज़ियाउल हक साहब। आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और काश्तकारी के सारे अमल को बड़े करीब से देखते हैं, और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि काश्तकार जितना ज़राअत को समझता है उतना शायद साइंटिस्ट नहीं समझता, क्योंकि वो नफ़ा और नुकसान का बराह रास्त मुतासरा होता है। तो उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं और इस वक्त जो है पोस्ट मैनेजमेंट के हवाले से उनकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि क्या इतलात हैं कि फसल जो कपास की वाइंड अप हो गई है या अभी कहीं मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ये जो आपने प्रोग्राम अरेंज किया। आजकल ख़ास तौर पे जो है ना कॉटन टर्मिनेट हो चुकी हुई है, और ये ख़ास पोस्ट मैनेजमेंट, कॉटन की जो पोस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है आजकल। तो कॉटन की क्रॉप ऑलमोस्ट टर्मिनेट हो चुकी हुई है, कहीं इक्का दुक्का कहीं वो भी जल्दी कर रहे हैं, कोशिश करें वाइंड अप करें। वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो हम मैक्सिमम ट्रेंड कह सकते हैं वो हमारी टर्मिनेट हो चुकी हुई है। ठीक है। और अब ये ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपने फार्मर तक आगाही पहुंचाएं कि इस ट्रांजिशन फेज़ में जब वो कॉटन से वीट की तरफ शिफ्ट होना है, तो ज़ाहिर है वो वीट भी लगा रहे हैं, और अब वो जो छड़ियाँ हैं उनको कॉटन के फील्ड से आई हैं, अब उनको उन्होंने किसी न किसी जगह ठिकाने लगाना है। ठीक है। उस एतबार से ये प्रोग्राम जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको मिलेगी क्या करना है। इस पर बात करते हैं, मैं राणा साहब को भी शामिल करूँ। राणा साहब, आपकी इतला क्या है, इलाके में क्या हो रहा है? अभी कपास कहीं खड़ी है या बस सारी 100% वाइंड अप हो गई है? इस वक्त जो लोग कपास खड़ी रखते हैं उनके पास ना बड़ा ये एहसास मरला होता है। कुछ ये सोच रहे होते हैं कि कपास से जो कुछ बचा कुछ हासिल हो जाएगा उसका फ़ायदा हो जाएगा, कुछ ये सोच रहे होते हैं कि नहीं गंदम बर वक्त काश्त कर लेंगे तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। आपका मशवरा क्या है किसान के लिए जिनके पास कपास खड़ी है और वो गोमगो की कैफियत का शिकार है? मैं ये समझता हूँ सर, जो कॉटन खड़ी है ना, या तो वो वहाँ पे फार्मर अर्ली कॉटन लगाएगा, ठीक है, दूसरे महीने में, ठीक है, तो उससे ये है कि कोई 2-5-10 मन इजाफा कपास का भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा मरला ये है कि कुछ लोग ना सर जनाब खड़ी कपास में भी गंदम की काश्त कर देते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक तरीका कई सालों से आ रहा है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम मरला है, क्रॉपिंग जिसे हम कहते क्रॉपिंग हैं। है। तो मेरा काश्त का तकरीबन गंदम तकरीबन काश्त हो चुकी है, 20% रह गई है, कोई मुंजी की, कोई मक्की की, ज़्यादा मक्की का एरिया जो है रह गया। अच्छा, बाकी क्या रुझान इस तरफ मक्की की तरफ इस दफ़ा कैसा है? मक्की का रुझान बुरा है सर इसका, क्योंकि इस मार्केट बहुत कम रेट है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ काश्तकार को जो है ना बहुत नुकसान है। हुआ क्या मक्की के साथ? मक्की सर इस तरह हुआ कि इसका रेट बिल्कुल 3500 तक गया ना सर। तो अब रेट आ गया 14 पर, लेने वाला भी नहीं है सर। जो असल ये तो अहम फसल है। अच्छा, मार्केट में जाए ना, अब अगर मक्की का लेने वाला कोई नहीं है तो वहाँ आयल का रेट कम, मक्की से बनने वाले आयल का रेट कम हो जाना चाहिए। जैसे आपने कहा 3500 पे 1400 पे आ गया। आज भी हमें छल्ली लेनी हो तो उसकी कीमत वहीं खड़ी है, उसमें कोई कमी नहीं आई। सबसे बड़ा जो इशू है ना बुखारी से, वो यकीन करें है मार्केटिंग में समझता हूँ। आप खुद सोचते कि जनाब 1.5 लाख ठेका है सर, खादें महंगी हैं, सीड आपको पता 20 से 25 हज़ार का बैग पे बीज लिया है, पानी महंगे हैं, डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, तो अब बेचारे की बिक ही नहीं रही है सर।
वैसे कुछ आपने अंदाजा लगाया कि क्या हुआ, क्या ये पैसे इंटरनेशनल मार्केट का असर हुआ है नहीं या सर, ये होता मकामी तौर पे कोई कार्टेल हैं जिन्होंने मिलकर ये सारा कुछ बुखारी साहब बहुत बड़ा एक माफिया मैं समझता हूँ। मेरी अपनी सर 10 एकड़ है, अभी तक कोई लेने वाला ही नहीं है। अभी पड़ी है तो हमने तो गंदम अच्छा। लगानी है। जी सर, यकीन करें आप। किया? ओहो, अच्छा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इशू है और ये एक बहुत बड़ा माफिया है। जब तक ये मामला हल नहीं होता तो मैं समझता हूँ ये काश्तकार एक बड़ी अच्छी फसल के तौर पर उभरी थी और हमें ये फ़ायदा हुआ कि भाई खुदनी तेल की जो ज़रूरत है वो भी किसी हद तक पूरी होती थी। फिर ये इस क्रॉप के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बड़ी अच्छी है, सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। तो हम ये सोच रहे थे कि जिस अंदाज से ये आगे बढ़ रही है तो हम तो फ्यूचर में, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट का भी बड़ा पोटेंशियल है, पूरी दुनिया में इसकी ज़रूरत है ना जी। तो हम ये सोच रहे थे कि ये इसी तरह स्टेबल होगी, लेकिन अचानक ये जो है फिर नीचे आ गई। ये 3-4 साल बाद पहली दफ़ा इस तरह का होगा सर। उस वजह से काश्तकार मायूस नजर आ रहा है। बहुत मायूस है सर। अब बेचारे ने गंदम लगानी है तो आपको पता है सर हर चीज़ महंगी है। तो ये बहुत बड़ा है। अच्छा, अब आपका मशवरा काश्तकार को यही है कि जिसने कपास की फसल रखी हुई है अभी उसको फटाफट वाइंड अप कर ले। मैं समझता हूँ कि सर एक घंटा कीमती है। मैं तो ये अच्छा, गंदम का सर ये जो ना एक दिन अगर आप लेट लगाएंगे तो एक मन का मैं समझता हूँ उसकी कमी हो रही है। जितना जल्दी हो सके मेरा तो काश्तकार को ये है कि मैं समझता हूँ इमरजेंसी होना चाहिए। ये तो अब टाइम है हमारे लिए, इमरजेंसी है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके सर जल्दी से जल्दी काश्त करें। ठीक है। तो जितनी ताखीर करेंगे तो उनकी पैदावार कम आएगी। जाएगी। ठीक। खादों की दस्तयाबी की क्या सूरत है मार्केट में? सर ये भी एक बुखारी साहब हमेशा मैं आप यकीन करें हम तो दुआ गो हैं काश्तकार के आप सच्ची बात करते हैं और रोई के हम बड़े ही ममनून हैं कि बड़ी अच्छी और सच्ची बात करते हैं। यकीन करें कि बात हकीकत यही है कि 2 दिन पहले भी हमारी डीसी से मीटिंग हुई है। वो कहते हैं ये कोई इशू ही नहीं है और मार्केट जो है 14,000 से भी ऊपर तजावज़ कर चुकी है। अब खुद सोचें जिसकी 12,800 रेट हो और वो मक्की जनाब इस टाइम जनाबे वाला आपको 14,000 में वो कहता है कोई इशू ही नहीं है। और मैंने परसों भी यही कहा कि आपकी यूरिया का भी बहुत बड़ा बहरान होने वाला है अगर इसको मिसमैनेजमेंट की, क्योंकि शॉर्टफॉल अभी से नज़र आ रहा है कि इनके पास यूरिया कम है। अभी जो 2-3 मिनट तो कह रही है कि डीएपी का भी कोई इशू नहीं है और यूरिया का भी कोई इशू नहीं है। अवेलेबल है लेकिन महंगा रेट का तो है ना। देखें सर 1,000-1,500 का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। कोई 100-200 को तो कोई मसला नहीं। यूरिया का रेट क्या चल रहा है? यूरिया रोड इस टाइम 4200 बिक रही है सर। 4300 कंट्रोल रेट क्या है? रेट तो इसका 3200, 3400, 3600 1000 से ऊपर मार्जिन है। पहले वो ओरिजिनल मार्जिन भी है, फिर ये मार्जिन। और मुझे जो सर जो इसका अंदेशा है, मैं समझता हूँ कि अगर ये महीना डेढ़ अगर कवर ना किया तो मैं समझता हूँ कि यूरिया आपकी 45 से 5,000 हो जाएगी। इसको तो ज़रूरत ही नहीं है। आगे तो फिर ज़रूरत पड़नी है। अभी तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। अभी दिसंबर में हमने पहले पानी पे लगानी है और इसकी ज़रूरत है गंदम को। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको अभी से मैनेजमेंट कर गया तो इस वरना बहुत मुश्किल बन जाए। डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब आपका वैसे तजुर्बा क्या कहता है, ये हो क्यों जाता है ऐसा? जब खाद का सीज़न, जब ज़रूरत पड़ती है डीएपी की, वो महंगी बिक जाती है, फिर अभी यूरिया का इशू बनना है। आपके ख्याल में ज़ाती तजुर्बा आपका कहता क्या है कि लोग इसको स्टोर कर लेते हैं, महंगे दामों में बेचते हैं, वाकई कमी होती है? ये मैकेनिज्म समझ नहीं आया। बस ये सर ऐसा होता है कि जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है ना, एक चीज़ जब पीक पे जाती है, वैसे भी यूरिया हो या डीएपी हो, ये किस्म का मोनोपोली आइटम है, फार्मर ने यही यूज़ करना है। हाँ। तो उसके लिए जो है ना, जब एकदम से मार्केट पे प्रेशर पड़ता है, फिर वो डिमांड और सप्लाई का जो है गैप वो आ जाता है। उसकी वजह से कुछ मसाइल खड़े हो जाते हैं। कल ही हमारे जो है ना कमिश्नर ऑफिस में और डायरेक्टर ऑफिस में हमारे डीजी साहब आए हुए थे लाहौर से। तो हमने उन सब के साथ, डीलर्स के साथ मीटिंग्स भी अरेंज की हैं। इस बारे में हमने उनको ख़ास ताकीद की है कि ये बिल्कुल कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो इसमें कुछ वो उनके इश्यूज़ भी थे कि वहाँ से अब बैन लग गया है, वो जो उनके फ्रेट चार्जेस हैं, अच्छा वो पीछे से जो ट्रॉले वहाँ से निकलते हैं उनके फैक्ट्री से, अब उसकी जितनी पहले लोडिंग थी अब उससे उन्होंने उसकी कैपेसिटी कम कर दी हुई है। अब वो फ्रेट चार्जेस ला महला बढ़ेंगे, वो उसका बर्डन आगे तक आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उस मीटिंग में हमारी फाइनल कंसेंसस ये हुई है कि इसको हमने हर सूरत ही कंट्रोल पे करना है। बाकी जो उसके इश्यूज होंगे वो हायर अप्स तक उनको पहुंचाया जाएगा। ये है काश्तकारों से कि आपको जो सरकारी निर्ख है उस पर बिल्कुल काम की जानी है। और इसकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए जो है ना, हम अपने एडवाइजरी लेवल तक वो करते हैं कि यूरिया पे प्रेशर कम जाए या उसके अलावा जो है ना डीएपी पे कुछ प्रेशर कम जाए, तो हम उसके लिए अल्टरनेट्स लोगों को बताते हैं।
ठीक है। भाई इसके यूरिया है, अगर इसके अल्टरनेट आप ज़बरदस्त यूरिया पे चले जाएं तो उसको लोगों की डिमांड उसकी कम होती है, तो वो उसके साथ कुछ प्रेशर कम हो जाता है। तो साथ में उसका बेनिफिट ये होता है कि एडिशनल जिंक मिल रही होती है, वो थोड़ी सी इस यूरिया से महंगी है, लेकिन उसमें एक चीज़ भी तो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा है, ठीक तो है। वो हमें बाहर से कोई ना कोई जिंक लेने में 1000 से 1500 उसमें लामहला लग जाता है। तो वो हमें बजाय इसके Alternate बताते हैं कि कि हाँ आप वो हम market उसके लिए पे करें। अच्छा, उसके अलावा डीएपी है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर डीएपी पे प्रेशर ज़्यादा है तो नाइट्रोफास वो इस टाइम मार्केट में कम पैसों पे जा रही है, ठीक है। वो अपने ओरिजिनल रेट से भी, क्योंकि उसकी डिमांड कम है, हम फार्मर को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। वो अगर 2 बैग यूज़ कर लेते हैं नाइट्रोफास का तो इक्वल टू 1 बैग डीएपी है, 1 बैग यूरिया उसमें से मिल जाती है, ठीक है। वो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। ठीक है। तो हम कोशिश करते रहते हैं वक्त के साथ साथ ऐसे उनको एक मुकाबला सनर्जेटिक। भी बड़ा सख्त है ना जी, आगे बड़े सख्त जान लोग हैं, जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। मुनाफा कमाने वाले माफियाज जो है बड़े सख्त जान लोग हैं। उनके मैं खिलाफ आपसे भी मज़ीद जंग बात जारी है करता हूँ सर, यार। इंशाल्लाह उनके राणा साहब से पूछ रहे हैं, साहब ये जो अल्टरनेटिव आपको बताते हैं, आप क्यों नहीं जाते उस तरफ? सर उस तरफ भी हम जाते हैं, लेकिन डीएपी का जो है ना ज़्यादा उसमें फास्फोरस है, नाइट्रोफास में कम है। तो मैं समझता हूँ शुरू में तो सर डीएपी डालनी चाहिए शुरू में। चाहिए। खुद महकमा मेरे रिकमेंड करता है कि शुरू में जी 1.5 बोरी दे, 2 बोरी दे, तो मैं समझता हूँ काश कर हमारा 1 बोरी डाल दे तो वो भी बेहतर है। तो उसमें बाद पहले पानी पे भी हम नाइट्रोफास देते हैं, लेकिन सब लोग तो नहीं देते सर, ठीक है। हर आदमी तो सर नहीं देता, वो तो उसमें यूरिया की जरूरत है। अच्छा, ये वैसे भी साइंस है, इसको काश्तकार बेचारा कमज़ोर आदमी है, उसके तो पैसे लगे होते हैं, वो घबराता भी है कि मैं अगर डीएपी नहीं डालूंगा तो पता नहीं क्या नतीजा निकले, फसल अच्छी हो ना हो, मुतबादिल खाद डाल दूँ तो पता नहीं रिजल्ट क्या निकले, उसके तो पैसे बहुत लगे अच्छी हुए हैं। खाद है डीएपी, तो एक बहुत अच्छी खाद है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। और हमारा मेन मोटो भी यही है, एक तो हमने 20 नवंबर तक काश्त करानी है, एक स्लोगन इसको लेके हम चल रहे हैं। अच्छा, साथ के साथ ये है कि ज़ेरे ज़मीन जब वो हम डालते हैं तैयारी के वक्त, जब हम ज़मीन की तैयारी करते हैं और उस तैयारी के मरहले में जब हम डीएपी डालते हैं उसका इम्पैक्ट और है। अच्छा, उस जगह पे हम नाइट्रोफास भी डाल सकते हैं अगर उस टाइम आपको नहीं दस्तयाबी हो रही है, कुछ ऐसा है। हमने तो उसकी न्यूट्रिएंट की कंपोजिशन देखनी है एक बैग में। अच्छा, अगर वो उस टाइम पे अगर हम नहीं डालेंगे, बहुत सारे फार्मर्स ये गलती करते हैं कि उसको पहले पानी तक ले जाते हैं, बाज़ दस्तयाबी ना होने की वजह से। वैसे इस टाइम तक कोई दस्तयाबी का कोई इशू नहीं है। ये भी पूछते हैं, राणा साहब से पूछते हैं, वो ज़रा वो सही available सूरत है। बताएंगे। एक ब्रेक ले लें, इसके बाद मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कपास की पोस्ट मैनेजमेंट पे, और जाहिर है उस कपास की पोस्ट मैनेजमेंट से गंदम की काश भी जुड़ी हुई है, तो दोनों पहलू जो है वो देख रहे हैं, लेकिन पोस्ट मैनेजमेंट पे हमने ज़्यादा फोकस करना है। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सुने ताकि आपको फ़ायदा हो सके। ख़ास तौर पर ये अहम दिन है, इन दिनों में क्या एहतियातें करनी है और क्या चीज़ें जो हैं वो आपने करनी है जो नागुज़ीर हैं, ताकि फसल जो है वो अच्छी ली जा सके। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, तो ये बात ठीक है कि खादों की अवेलेबिलिटी का तो कोई मसला नहीं कोई इसका issue दस्तयाब नहीं, हैं, दस्तयाब। यूरिया भी दस्तयाब है, डीएपी भी दस्तयाब है। काश्तकार ऐसे कर रहे हैं कि यूरिया लेके इकट्ठी करके रख ली जाए कि आगे जरूरत पड़ेगी तो ज़्यादा ले लें। आपके सामने ऐसा देखें, काटन अभी तक बिक नहीं रही, 8500 रेट था गवर्नमेंट का, 6000 5000 पे बिक रही है, वो लेने वाला नहीं है। मक्की के हालात आपके सामने है सर। तो ये बड़ा आदमी, जो बड़ा जिम्मेदार, बहुत मायूसी फैलाते हैं। मायूसी है। नहीं, मायूसी आप नहीं, फैलाते भी ये बहुत हकीकत है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा उसके बाद जो बड़ा फार्मर है वो सर यूरिया ले लेता है, अच्छा, वो लेके अपनी जरूरत वो के तो मुताबिक उसने रखते तो लेके रख लिया है। ठीक है। बाकी जो छोटा फार्मर है सर, उसके लिए इशू तो उसके बेचारे के लिए। अभी वो डीएपी ले रहा है, अभी उसने सर ज़मीन की तैयारी की है, अभी उसने सीड लिया है, तो वो तो यूरिया बेचारा टाइम ही लेगा ना सर। हैं। 1 एकड़ वाले को कितनी यूरिया चाहिए होगी सीजन के लिए? 2 बोरियां बहुत है 2 सर। बैग एक एकड़ के लिए जो है ना। 2 बोरियां अगर वो लेके रखता है तो उसमें तो कोई हरी माफिया ना लेके रखे फिर तो। लेकिन हालात देखना, हालात अगर उसके बेहतर होते तो वो ज़रूर ले लेता। कल ही हम इस बारे में हमारी जो मीटिंग थी, हम उसकी स्टैट चेक कर रहे थे। ये पिछले कई सालों से कंपैरिजन किया गया है कि अक्टूबर की मैक्सिमम सेल है यूरिया की, जो हमारा वो कोटा ऑफ टेक का होता है, जो टारगेट होता है हर महीने का, पूरे साल का हम बनाते हैं, वो पिछले सालों को देखते हुए, उसकी ज़रूरियात को देखते हुए, तो अक्टूबर का इस साल बहुत ज़्यादा सेल है। हालांकि वो आप देखना ये है कि अक्टूबर में कौन सी ऐसी क्रॉप थी जिसको यूरिया लग रही है, फील्ड में कोई ऐसी क्रॉप नहीं थी जिसको यूरिया लग रही है। इट मीन्स कि लोगों ने ले ली है, जिनके पास कैपेसिटी थी, जिनके पास वसाइल थे, वो उन्होंने शार्टेज के डर से ऑलरेडी ले ली हुई है। इंशाल्लाह इस साल हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि उम्मीद की जा सकती है कि उस पर प्रेशर नहीं होगा।
यूरिया पे प्रेशर नहीं, यूरिया पे प्रेशर नहीं होगा। अच्छा चलें, जैसे कि हालात लग रहे चलें हैं। अलग रहे ऐसा हो। अब डॉक्टर साहब ज़रा वो जो हम बात कर रहे थे कि कपास की फसल हमने काट ली है, छड़ियाँ काट ली हैं, ठीक है। अब दो पहलू हैं, एक तो छड़ियों की मुड़ी छुड़ी जो है वो ज़मीन में खड़ी हुई है, जी बिल्कुल। ठीक है, अगर हम गंदम की काश की तरफ जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो चिड़िया काट ली है उनको भी ढेर लगा लिए। पहले तो ये बताएं ज़मीन की तैयारी के हवाले से, वो मुड़ी अंदर मौजूद है, जी जी उसको क्या करें, रोटावेट कर दें, क्या करें उसको? जी जी जब वो गहरा हल चलाया जाता है ना जी, काटन जो ही टर्मिनेट होती है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब हमने गंदम के लिए तैयारी करनी है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। ज़मीन के साथ कैसे है, इलाके के वो ट्रेंड्स देखते हुए जो उसको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। वैसे ये क्योंकि डीप रूटेड क्रॉप है, इसके लिए हमें डीप हल प्लोइंग करनी पड़ती है, वो चलाने पड़ते हैं, तो उसमें वैसे ही ये ख़त्म हो जाती है, जो उसकी भी नीचे बच जाती है। गहरा हल चलाएंगे, हाँ, गहरा तो हल उसमें- चलाएंगे तो वो उसमें सॉयल जो है ना, उसमें ज़्यादा डीप तक उसकी वो तो होगी। फिर हल के बाद फिर उसको रोटावेट करने की भी ज़रूरत है। जी वो ये है ना, जब हम गहरा हल चलाएंगे वो तो है प्राइमरी टिलेज, ठीक है, उसने बड़े बड़े ढेले निकाल देने हैं, बड़े उसमें जो है ना वो जो मिट्टी का स्ट्रक्चर बहुत सारा निकाल आना है। अब वो है वो प्राइमरी टिलेज है, अब उसको हमने फाइन करना है, अब वो रूटावेटर फाइन में आ जाता है, ठीक है, दीगर इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो फाइन में आ जाते हैं। वो हमने उसकी सेकेंडरी तैयारी तो करनी है ना, सीड बेड ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, अपना सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, तो वो तो उसके लिए करनी है। और वैसे भी अब ये जो सीड बेड प्रिपरेशन हो रही है, इसमें जैसे अभी खादों का जिक्र चल रहा था, तो हम अपने फार्मर को कह रहे हैं कि ज़मीन की तैयारी के वक्त ही डीएपी यूज़ करें। उस वक्त बात वो अधूरी रह गई थी, क्योंकि उसका ये है कि अगर वो पहले पानी तक डिले करते हैं अपने किसी फिनंशियल इशू की वजह से या वैसे किसी वजह से भी, या वहाँ उस इलाके का ट्रेंड बना हुआ है, तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आगे सर्दियाँ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, ये सॉइल में जो है ना खादों की अवेलेबिलिटी, ये रूट की मूवमेंट ये कम हो जाती है। अब जितने उसको अब मिलेगी, और वो डीएपी एक ऐसी खाद है जो टिलरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारे काश्तकार सिर्फ यूरिया को वेटेज देते हैं कि यूरिया ही खाद है। यूरिया तो ये है कि पौधे को उसने ऊपर की तरफ ग्रो करना है। हाँ। अब डीएपी का अमल है कि डीएपी ने पौधे को इस तरीके से बढ़ाना है, यानी कि झाड़ जिसको कहते हैं, ठीक है, टिलरिंग कहते झाड़ हैं, DAP झाड़ है ये डीएपी। अच्छा। अगर डीएपी वो सही टाइम पे यूज़ नहीं करेगा, सही क्वांटिटी में यूज़ नहीं करेगा, तो उसको वो नताइज बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अच्छा, वो सॉइल में उसको डालना ज़रूरी है। ठीक है। ज़मीन की तैयारी के वक्त आप ये ज़मीन की तैयारी के वक्त, जैसे ही वो आपने कहा काटन ख़त्म हुई, उसके बाद उसने डीप प्लोइंग की, उसको फाइन किया, उसके उस दौरान ही जैसे बीज डालेंगे और इसको जो है ना, ये वो जो मिकदार है डीएपी की वो सारी उसमें डाल वो उसमें डाल देंगे। बिल्कुल मिनिमम तो 1 बैग, अगर उसकी कैपेसिटी कम है, नहीं तो वैसे हमारा मोटो है 1.5 बैग का। अगर 1.5 नहीं कर सकते तो 1 से कम बिल्कुल ही ना करें, एक ज़रूर डालें, क्योंकि इससे बड़े अच्छे नतीजे मिलने हैं। ठीक है। और अगर वो हिम्मत है तो वो आधी बोरी ऊपर इस्तेमाल कर लें, वो भी आपकी पैदावार में बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस हो जाएगी। या पहले पानी पे अगर उस टाइम नहीं है तो पहले पानी पे जो है ना वो नाइट्रोफास 1 बैग दे दें, हाफ साथ यूरिया मिक्स करके जो है ना वो कर सकते हैं। हाफ डीएपी देंगे जी बिल्कुल, वो इक्वल टू 1.5 बैग हो जाएगी 1 एकड़ के अंदर। ठीक है। राणा साहब आप क्या करते हैं, ये डीएपी किस मरले पर जो है वो ज़मीन में डालते हैं? मैं सर समझता हूँ कि शुरू में डीएपी जरूर देनी चाहिए, और आधा ज़मीन की बैग- तैयारी के वक्त ज़मीन ही की तैयारी वक्त, ठीक है, और आधा बैग पोटाश का भी देंगे, दानेदार पोटाश। ठीक है, क्योंकि अगर गंदम की पैदावार लेनी है तो ये सब फास्फोरस और पोटाश बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। ठीक है। मैं बल्कि इसी ने ही वो पौधे की हैयत बनानी है और फिर आगे जो है वो अगर ये बुनियाद अभी बुनियाद है, जब हम काश्तकार होते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी मरहला है। इस वक्त जैसे भी हालात हैं, 1 बोरी डीएपी और आधी बोरी पोटाश की डालनी चाहिए। और उसके बाद अगर ज़मीन आपकी चावल की है, राइस की है, तो फिर तो 35 दिन बाद पानी लगाना चाहिए। अगर आपकी कपास है, मक्की है, कमांद है या दूसरी क्रॉप है, मैं समझता हूँ 20 से 25 दिन में पहला पानी भी बहुत ज़रूरी है उस वक्त, क्योंकि जड़ नीचे जा रही होती है, तो वो पानी का भी बड़ा अहम मरहला है सर। तो फिर जो है ना, मैं समझता हूँ कि नाइट्रोजन की फिर ज़रूरत है। ठीक है। उन मुड़ियों का क्या करते हैं, वो जो काटन की छड़ियाँ तो आपने काट ली, पहले मुड़ियों में बात कर लेते हैं, फिर छड़ियों में बात करते हैं। सर देखिए, ये कि जो गंदम है ना, इसको ज़्यादा मैं समझता हूँ गहरे हल की ज़रूरत नहीं होती। इसको जनाब ना देखिए, हम छड़ियों में भी हम डाल देते हैं। गहरा हल तो वो उसके लिए चला रहा है ना, जो मुड़ियाँ रह गई हैं उसके अंदर। सर मुड़ियाँ हमारी रूटावेटर से भी ख़त्म हो जाती हैं, जैसे हम आम कल्टीवेटर चलाते हैं तो उससे भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कोई इतना उनका इशू नहीं तो होता। अगर मतलब आपके पास इस्तात नहीं है, वसाइल नहीं है गहरे हल के, जी, तो फिर भी कोई इतना इतनी परेशानी वाली ज़रूरत बात नहीं होती सर, रोटीवेट से भी काम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जनाब आप कल्टीवेटर से भी सर वो काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है उसके लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा देखते हैं कि वो जो छड़ियाँ हमने काट ली हैं,
ठीक है, उन छड़ियों को रखना है, ज़ाहिर है वो ईंधन का एक बड़ा सोर्स है, और अगर वो ना हो तो शायद देहातों में बड़ी तादाद में दरख्त कट जाएं, बिल्कुल। तो वो हमें एक ईंधन का बड़ा ज़रिया है। तो अब उनको रखने के लिए क्या करना है, और फिर कितना अरसे तक हम उसे रख सकते हैं कि ज़्यादा कोई नुकसान भी ना हो, और जो है उनकी रखने के अंदाज में को वहाँ पर स्प्रे शप्रे करनी है, को किस मट्टी जो उसी पे बिछा देनी है, या को पक्की जगह पे रखनी है, इसके हवाले से गाइडलाइन फॉर्म ये जो जनाब, ये जैसे आपने कहा कि ये जो छड़ियाँ हमारे पास आ गई, वो एक सीज़न एंड हुआ, तो उसको मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी क्यों है, हम इन छड़ियों की मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, या ऑफ सीज़न में हम क्यों जा रहे हैं। हम इस सीज़न में हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया कॉटन पे, अब वो उसका सीज़न एंड हो गया, लेकिन हमारा कॉटन वाला वर्क नहीं रुका, वो हमारा जारी है। ठीक है, वो हम उसके जो है ना एक बैकग्राउंड में हमारा वो सिलसिला बिसात के साथ चल रहा है। ठीक वो उसको हम कहते हैं पिंक बोलवर्म के लिए, गुलाबी सुंडी के लिए ऑफ सीज़न मैनेजमेंट है। ठीक है। अब कपास हमारे मुल्क की एक बहुत अहम फसल है, उसका 60% के करीब ज़र मुबादला में हमें उसकी अर्निंग है उसके थ्रू, तो ज़ाहिर है उसके लिए, और गुलाबी सुंडी उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, वो हमारी कपास के लिए सही माने थ्रेट है। नो डाउट ये है कि बावजूद इसके कि हमारे पास इस टाइम ट्रिपल जीन वैरायटीज़ आ गई हुई हैं, लेकिन उसका पिंक का फिर भी थ्रेट है, ठीक है, क्योंकि वो उसका हमें इन्फेस्टेशन तो कम हो रही है ट्रिपल जीन आने की वजह से, लेकिन ये डाउट है कि रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो सकती है अगर हमने उसके लिए बिल्कुल ऐसा वो माहौल क्रिएट किया, खुले हालात छोड़ दें, तो अगर उसके लिए हमने उसको बिल्कुल इस तरीके से मैनेज न किया और हम उसको लगाते रहे ट्रिपल जीन वैरायटीज़ को, और वो उसके ऊपर फ्रिक्वेंटली अटैक करती रही, तो ये डाउट है कि वो अपना रेजिस्टेंस उसने मैकेनिज्म डेवलप करना है, और वो जो उसके प्रोटीन की बाइंडिंग साइट है, जो एक्टिव साइट है जिस पे जाके उसने सुंडी को ख़त्म करना है, अगर उसमें म्यूटेशन आ गई तो वो लामहला एक साइड पे चली जाएगी और वो इसको बेयर कर जाएगी, ये ट्रिपल जीन भी हमारे से निकल जाएंगी, उसको हमने साइड बाय साइड मैनेज करना है। अब उसके लिए ये छड़ियों की सारी एक मैनेजमेंट का सिलसिला चलता होता है। अब देखना ये है कि इसकी मैनेजमेंट को भी समझने के लिए ज़रूरी है कि इसका हमें लाइफ साइकिल समझ आना चाहिए, फिर हम इसकी मैनेजमेंट करेंगे, फिर हम जो बता रहे होंगे फिर वो अगला फार्मर बात समझ रहा होगा कि ये क्यों हमें कह रहे हैं। उसके लिए ये है जी कि इसकी 4 एक्टिव जनरेशन होती हैं, पिंक बोलवर्म की, हाँ गुलाबी सुंडी की, कपास में 4 एक्टिव जनरेशन होती हैं, और 5वीं जनरेशन जो होती है ना, वो इसके वो ट्रांजिशन पीरियड कह लें, या वो अगस्त सितंबर का जो हो रहा था जिसमें वो पीक में चला जाता है, जैसे ही टेम्परेचर डाउनफॉल में चला जाता है तो वो अपने एक उसकी डेवलपमेंट अरेस्टेड हो जाती है, वहाँ से वो रुक जाती है, तो उससे उसने आगे नेक्स्ट चलना होता है, उस जनरेशन ने जाके आगे उस पर हिट करना होता है। अब सबसे पहले ये है कि एक अंडे होते हैं इसके वाइट कलर के, बड़े माइक्रोस्कोपिक से होते हैं, नजर नहीं आते, खुली आंख से नजर नहीं आते। ठीक है। तो अंडे कहाँ देती है? वो जो इसके ब्रैकेट्स वगैरह जो इसके वो होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, किले से पहले जो उसके कलियां, हाँ वो हम उसको साइंटिफिकली जो कैलेक्स वगैरह या जो उसके बाहर वो होते हैं, ठीक है, वो उसके में अपना माइक्रोस्कोपिक से बिल्कुल छोटे से माइन्यूट अंडे। वैसे गुलाबी सुंडी खुद कितने साइज की होती है? बिल्कुल माइन्यूट सी होती है, नजर आती है, खुली आंख नजर आती है, ये तो आम आंख से नजर आती है। अच्छा, वो फिर जो है ना पहले वाइट कलर में होते हैं, फिर जैसे 2-3 दिन प्रोग्रेस होती है तो वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 3 से 4 दिन का इसका प्रोसेस है एग से हैच होने में। अच्छा, वो वहाँ से हैच होगी, पहले जो हैच वहीं होगी, वो हाँ हैच वहीं पे होगी, वो जो उसका ब्रैकेट्स वाला, वो जो उसकी हम उसको लोकली सराय की ज़बान में यहाँ लोकली फार्मर सांगलियाँ कहते हैं, वो जो उसके बाहर वो जो एक पत्तों का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, ठीक है, डोडियाँ कहते हैं, कुछ लोग डोडियाँ कहते हैं। अच्छा, तो वो उसके जो है ना बाहर वाले स्ट्रक्चर में वहाँ वो अपनी एग लेइंग करती है, तो वहाँ से जैसे वो 3 से 4 दिन में उसकी हैचिंग होगी, ठीक है, तो पहले वो वाइट कलर की एक सुंडी होगी, बिल्कुल वाइट, वो उसके रेशे की तरह ही होगी, और उसका जो है ना सिरा थोड़ा ब्राउन टाइप, भूरा टाइप इसके किस्म का होगा। तो मज़ीद जो है ना वो उसके पहले 2 इंस्टार्स, ये सुंडियों के भी इंस्टार्स होते हैं, ये लार्वा जो होते हैं ना इनके मुख्तलिफ, किसी के 3-4, ठीक है। अच्छा, वो जो पहले 2 इंस्टार्स होंगे इसके, वो तो उसी हालत में होंगे। अगले 2 इंस्टार जो है ना वो पिंकिश कलर के हो जाते हैं प्रॉपर, वो जो फुली डेवलप होते हैं 3rd और 4th। अच्छा, वो जो है ना अब 10 से 14 दिन इस फेज़ में गुजारेगी, दूसरे फेज़ में, ठीक है। आप यहीं रुकेगा जी, अगले 2 और फिर तीसरा फेज़ जो है वक्फे के बाद फिर डिस्कस करते हैं। वक्फे का टाइम हो गया। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, आपको पोस्ट मैनेजमेंट बता रहे हैं कपास की। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कपास की पोस्ट मैनेजमेंट पर और हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। राणा साहब, ये जो है आप गुलाबी सुंडी से कैसे निपटते हैं? सर मैं समझता हूँ अब एक तो सबसे बड़ा जो मसला था सर गुलाबी का, वो ट्रिपल जीन आ गया बेटी, उनमें वो गुलाबी एक ना हो। हमें एक बिल्कुल। सेफ रास्ता मिल जी। गया, लेकिन ये डॉक्टर बात साहब डॉक्टर साहब ने- की ठीक थी कि अगर हमने लापरवाही की जी जी। तो फिर वहाँ भी रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसका बुखारी साहब सबसे जो अच्छा सही हाल है सर, इस वक्त बलोचिस्तान से जो है ना दुम्बे वगैरह वाले, हाँ। वो लोग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इधर हमारे इलाके में आ गए हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ उल्ट फुल्ट करना ये सारे मरहले बहुत मुश्किल हैं। सबसे जो उनको चरवा दें। सब सादा तरीका और मैं समझता हूँ उनको दे दे, वो तो लकड़ी तक खा जाते हैं सर। अच्छा, वो बकरे आपको पता है सर, वो पथरीले इलाके पहाड़ी के लोग बच्चे, हैं। मैं समझता हूँ बकरे सर बिल्कुल इनकी जो सांगली हैं या इनके टिंडा छोटा है सब वो खा सारा जाएंगे। ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर और वो यहाँ पे लोग आए होते हैं और ले लेते हैं सर, पैसे देते हैं, अच्छा, तो वो मैं समझता हूँ कुछ चारे का काम आ जाते हैं जानवर बेचारों के। और ये सबसे जो है ना मैं समझता हूँ ये बेहतरीन हाल है। बकरियों के चुराना ये बहुत अच्छा है इसकी। अगर वो बलूचिस्तान वाले दस्तयाब नहीं है तो अपनी बकरियां छोड़ दें हमारे क्या? अपने इलाके के छोड़ दें। जानवर हैं, बकरियां हैं। ठीक है, वो पहले भी सब- मरले पर जब वो छड़ियाँ सब्ज खड़ी हुई हैं तो वो जानवरों को छोड़ दें। जी। आप यही करते मैं हैं? समझता हूँ ये सबसे बेहतर तरीका ये है, क्योंकि जब लकड़ियाँ रख देते हैं अभी टाइम बहुत कम है काश्तकार के पास, ठीक है, उसने लकड़ी काटनी भी है रखनी भी है कि वो अभी वो इतने तक गड्ढे तो नहीं बांध सकता। मैनेजमेंट मुश्किल हो तो जाती है। मैं समझता हूँ सबसे जो बकरियों वाला काम है ना वो बहुत अच्छा है, सबसे मैनेजमेंट अच्छी वही है। इस पर मजीद बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे दूसरे मरले पे हम डिस्कस कर रहे थे। वो दूसरे मरले में वो तकरीबन 10 से 14 दिन वो जो लार्वी है उसकी सुंडी वो उसने गुजारने होते हैं। ठीक है, तो वो इस दौरान जब वो अपनी फीडिंग करती है, वो अगर उसको स्ट्रक्चर मिलेगा ये फूल कितनी एक जो एक्यूमुलेशन है उसमें कितनी मिकदार में मौजूद होती हैं अंदाजन कि कितनी सुंडियाँ? 1000, 100, नहीं, 200 वो आप अंदाजा? ऐसे इतना उसका नहीं महसूस होता। वो जैसे ही छोटी सी होगी वो अंदर चली जाती है, उसके बोल के टिंडे के अंदर चली जाती है। उसको हम काउंटिंग इस तरीके से नहीं कर सकते कि वो ऊपर से अपना वो जो निशान भी नहीं एग छोड़ते। हैं वो अंदाजन एक गुच्छे में कितने होते होंगे? वो उसके क्लस्टर जो है ना, अब वो डिपेंड करता है कि उसका अंदाज़न ऐसे एक फीमेल का जो है ना, एक फीमेल की कैपेसिटी एग लेइंग की है 10 से अपना 100 से लेके 250 तक। अच्छा, एक फीमेल की अपनी एक पूरे लाइफ साइकिल में 100 और 250 के दरमियान तो वहाँ हाँ, मौजूद वो होंगे। अपने एक साइकिल के अंदर जाहिर है उसकी भी एक उम्र के हर अंडे से एक सुंडी निकलती है। जी बिल्कुल, वो आएगी तो वो उसको जो है ना, उसको सबसे करीब स्ट्रक्चर। और वो देखे ना, अब हर जानदार ने अपनी खुराक तो लेनी है। ठीक है, अब वो उसकी सुंडी वहाँ पे अंडे देगी, अपना उसका जो मौत है परवाना है वो वहाँ उसके करीब तरीन जाके अंडा देगा, जहाँ पे उसको पता है भी यहाँ से जो ही मेरा ये सुंडी निकलेगी और इसको पहले पहले टिंडा फ्लोरल मिल उसका हाँ फूलों का स्ट्रक्चर मिलेगा या वहाँ पे उसको वो टिंडा मिलेगा। वो है ये सारे जो तौलीदी उसके वो हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इसी की सुंडी है ये, इधर उधर जाती नहीं है, फीडिंग भी यहाँ पे करती है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, उसका अब ये होता है कि जैसे ही वो सुंडी है 10 से 14 दिन उसने गुजारने हैं, उसने अगर तो उसको मिल गया स्ट्रक्चर जो फूल बनने से पहले होता है वो उसमें घुस जाएगी। अच्छा, उसमें से वो अपना फीडिंग करती रहेगी, उसको फूल को ओपन नहीं होने देगी, वो मधानी नुमा एक रोजेट लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, तो वो उसके हमारे लिए वो एक निशानी है कि यहाँ पे भी गुलाबी सुंडी का अटैक आ गया, एक मॉनिटरिंग के लिए। अच्छा, अगर वो टिंडा है, बोल है, उसमें चली जाती है, नर्म टिंडा है जो 10 से 12-13 दिन का है, तो उसमें जाके वो अपनी फीडिंग स्टार्ट कर देती है। तो उसका क्या होता है, अब वो अपना यहाँ 10 से 14 दिन पूरा करेगी, उसके बाद वो नीचे चली जाएगी सॉइल में। अच्छा, सॉइल में चली वो फिर सॉइल में चली जाएगी सुंडी, वहाँ जाके प्यूपेशन अपनी अगली तीसरी स्टेज में चली जाएगी। अच्छा, हाँ, वहाँ जाके वो अपना प्यूपा बनाएगी, वो एक रेड कलर का होता है इसका, सॉइल के ऊपर टॉप सॉइल में होती है, ज़्यादा डीप नहीं जाती। अच्छा, वहाँ वो अपने प्यूपेशन का वहाँ जाएगी, प्यूपेशन का प्रोसेस होगा, वो भी 8 से 10 दिन का प्रोसेस है। ठीक है, तो वहाँ से फिर वो एक उसका बालक निकलेगा, वो मौत जिसको हम कहते हैं, वो बालक निकलेगा और उसने फिर फर्दर वही साइकिल दोबारा चलाना है। वो फिर वही अंडे बूटे के ऊपर चढ़ आएगा। हाँ, वो जो मौत है ना, मौत फिर वो जो पत्ते हैं, पत्ते के नीचे उसके नेक्टर्स होते हैं, वो जो उसका रस निकल रहा होता है, वो उसको चूसेगा, उसके ऊपर अपनी लाइफ गुजारेगा। अच्छा, वो ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकता, ये गुलाबी सुंडी का मौत बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता वो। इसीलिए हम कहते हैं ना, मैनेजमेंट अपने आसपास ना हो, आपसे दूर भी हो, उसकी अगर सफाई भी अच्छी हो, या आप हर चीज़ लिंक हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से अगर निकलेगा भी सही तो वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता। ठीक है, अच्छा, अब वो जब वहाँ से मौत निकलेगा, वहाँ से खुराक लेगा नेक्टर से, फिर वो 8 से 10 दिन में उसकी जो फीमेल मौत है, ठीक है, वो जो फीमेल परवाना है, वो अपनी एग लेइंग करती है।
अच्छा, ठीक आगे उसकी 2 से 3 दिन में मीटिंग हो जाती है, अगले 8 से 10 दिन में उसकी जो है ना एगलिंग। ये टोटल साइकिल 31-32 दिन पे मुश्तमिल होता है इसका। अच्छा, ठीक है। वो दोबारा वो उसको लिए वो रिपीट करते हैं, और एक परवाने की लाइफ मैक्सिमम 2 माह तक है, 2 माह में वो खत्म उससे हो जाता पहले जो भी है। है। ठीक है। तो इस तरीके से वो उसका एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। अब इस सारी बात का जो है ना निचोड़ ये है कि हमें ये पता लग गया कि ये कैसे कैसे पूरा इसने एक अपना साइकिल पे कैसे पूरा करना उस साइकिल को हमने तोड़ना है। है। हमने उस साइकिल को ब्रेक करना है, और उसका जो है ना अब ये 4 साइकिल इस तरीके से चलाएगी। ठीक है, एक्टिव क्रॉप के पीरियड में ये 4 साइकिल इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, अब जो 5वां पीरियड होगा, जो मैंने कहा था वो 4th इंस्टार है, ठीक है, वो गुलाबी शक्ल में, वो वहां जाके उसकी ग्रोथ रेस्ट हो जाएगी, वो वहां जाके रुक जाएगा। ठीक है, ठीक वो जहां अपने फीडिंग स्ट्रक्चर में अंदर घुस जाता है अपना टिंडे के अंदर, हाँ। उसके अंदर जो है ना 2 सीड्स के दरमियान जो है ना वो उनको आपस में जोड़ लेता है अपनी खुराक, उसके ऑयल कंटेंट्स होते हैं उसमें, जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सीड में से वो लेता रहता है अपनी लाइफ। जो ही उसका वहाँ पे वो खत्म हुआ, कितना अरसा वहाँ वो कितना अरसा सर्वाइव कर सर जब तक उसको दोबारा, अब ये ओवर विंटर पूरा रहेगा उसमें। नहीं, उधर तो उसकी 2 माह है लाइफ, तो जब वो उसमें जाएगा उसकी ग्रोथ रुक जानी है वहाँ पे, वहाँ स्टॉप वहाँ जिंदगी लंबी मिल जाएगी। बस वहाँ वो फ्रीज हो जाना है किस्म का। अच्छा, तो वो उस स्टेज में उस टाइम तक रहेगा जब तक उसको दोबारा फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा। वो ओवर विंटर पूरा सर्दियों में जो है ना वो उसने वहाँ गुजारनी है। अच्छा, जैसे ही स्प्रिंग के एंड में या मिड स्प्रिंग में जैसे ही टेम्परेचर उसको फेवरेबल मिलेगा, वो दोबारा वहाँ से निकलेगा, सॉइल में जाएगा, प्यूपेशन करेगा, मॉथ बनाएगा, फिर वो साइकिल चलेगा। उसको उसने इस तरीके ये से जो करना है। टिंडा है यहाँ पर हम ये समझते हैं कि गुलाबी सुंडी इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई, घुस गई है, उस टिंडे को देख के भी महसूस हो जाता है कि इस पे अटैक वो जिस पे अटैक हो उसका, वैसे तो वो जैसे दीगर सुंडियाँ अपना को निशान छोड़ती हैं वो नहीं होता। अच्छा, इसका ये बिल्कुल उसके किसी निशान से मालूम नहीं होता। वैसे जो है ना टिंडा वो छोटे साइज का है, सीजन भी हो गया है पूरा, वो उसका टाइम पीरियड भी हो गया है, फिर भी ओपन नहीं हो रहा, साइज उसका छोटा रह जाता है। वो छोटा इसलिए रह जाता है, अंदर जाके उसका पूरा जो लिंट है, रेशा है, वो उसको पहले कुछ दिन उस पर फीडिंग करती है, फिर वो सीड तक पहुंच जाती है, वो उसको ओपन ही नहीं होने देती, और उसके में जो भी था वो उसने खा लिया। अब वो पीछे उसका स्ट्रक्चर बंद सा रह गया। एक टिंडे में अमूमन कितने ये चले जाते वो हैं? तो 3-3, 4-4 भी नज़र आ जाती हैं। अगर हम ऑफ सीजन जब मैनेजमेंट में निकलते हैं फील्ड में, हमने जाके पहले फार्मर को यकीन कराना होता है भी हम ये ऐसे नहीं आए हुए, ये कैंपेन ऐसे नहीं चल रही, तो उसको जाके पहले हमने उठा के छड़ियाँ उठा के दिखाते हैं भी ये देखो, एक में से कई 2-2, 3-3, 4-4 निकलती हैं, लेकिन ये है कि एक तो मस्ट है, हर एक में से निकलनी है। अच्छा, क्योंकि जो ग्रीन टिंडा उसके ऊपर बच गया है उसमें वो उसका घर है गुलाबी सुंडी। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि गुलाबी सुंडी एक मोनोफेगस है। मोनोफेगस हमारी ये साइंस की इसमें टर्म में कहते हैं, यानी कि इसका मुतबादिल मेज़बान और कोई भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ कॉटन पे ही सर्वाइव करनी है, और किसी कोई होस्ट पे सर्वाइव करना है इसका, और कोई होस्ट नहीं है। अब जितनी देर ये फील्ड में है, ठीक है, ये फील्ड में उस पे ऊपर गुजारेगी, जैसे इसके हम वो काटेंगे, छड़ियाँ जाएंगी, फिर वो उस पे सर्वाइव करेगी। मतलब अगर हम कार्टन पे कंट्रोल कर लें तो फिर इसकी सर्वाइवल नहीं है। हाँ, एक लिहाज से ये ड्रास्टिक है बहुत, यानी कि उसका दूसरा कोई नहीं है, उसने इसी को हिट करना है। दूसरा ये है कि हम उसको मैनेजमेंट आसान, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ये जो दरमियान ये ट्रांजिशन फेज है, ये जो छड़ियाँ रखी जाती हैं, ठीक है, वो आगे कंट्रोल कर लें, उस पर बात करते हैं। वो आगे उस पे आ जाएगी। ये जो जहाँ गुलाबी सुंडी का अटैक ज़्यादा है और जहाँ नहीं है, उन दोनों की फिर पोस्ट मैनेजमेंट में फ़र्क आ जाएगा या सबकी एक जैसी करनी? नहीं बुखारी साहब, ये मैं समझता हूँ चोर कीड़ा है सर। अच्छा, ये चोर कीड़ा है सर, इसको आम फार्मर्स पता नहीं चलता कि कहाँ से है, ऐसे सुराख करती है और सर अंदर चली जाती है, सुराख भी पता नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो फार्मर हमारे मैनेजमेंट सही करते हैं उनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। और सबसे मैं समझता हूँ कि ये काटन में ना सबसे जो है ना, ये अगर मैं समझता हूँ पैदावार की कमी है तो वो गुलाबी की वजह से एंड पे बहुत मसला बन जाता है। ठीक है, तो इसकी मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो इसके लिए फंदे लगाने चाहिए, तो इसके ऊपर स्प्रे भी जो है ना सख्त से सख्त नहीं कर सकते, तो इसको समझना चाहिए भी ये कीड़ा किस तरह आता है और किस तरह प्रवेश करता है। तो मैं समझता हूँ इसकी सही मैनेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये राणा साहब बात कर रहे थे ना कि ये इसके लिए स्प्रे इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं साबित होते। करते तो हैं हम, करना भी है, अब उसके पास कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो जब अंदर उस स्ट्रक्चर के अंदर बाहर जितना भी घूम रही है, अगर वो वहाँ उसकी एग हैचिंग हुई है, वो इस दौरान थोड़ा सा उसने मूवमेंट किया है, उस दौरान स्प्रे हो गया या पिछले स्प्रे का रेजिडुअल इफेक्ट मौजूद है, फिर तो कवर हो जाती है। वो जब अंदर चली जाती है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं मिलना। अच्छा, वो बहुत कम, हम उसको बार बार स्प्रे रिपीट कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में कोई 5 से 6 बार हमें एक वीक के इंटरवल से करने पड़ते हैं, फिर जाके वो थोड़ा सा माइन्यूट सा हमें उसका मिलता है। ठीक है।
तो ये है, और वो एक एस्टिमेट लगाया गया है तकरीबन 1 मिलियन बेल्स का लॉस है इससे, 20 से 30 1 मिलियन बेल का? अच्छा, 1 मिलियन बेल्स का। सिर्फ इसके कंट्रोल से हम कितनी इकोनॉमी बेहतर कर इससे हम सकते बेहतर हैं? अच्छा, कर अब आधा मिनट है, आधा मिनट में हमें वो बता दें छड़ियों के रखने का तरीका बस। अब वो जो है ना छड़ियों का ये तरीकाकार है कि जैसे ही हमने वहाँ से उसके फील्ड को कट किया, हमने उसको किसी सायादार जगह में नहीं लेके जाना, ठीक है, हमने उसको धूप में रखना है। ठीक है। अच्छा, पहले तो उसका जैसे वो राना साहब पहले बता रहे थे कि वो हमने ग्रेजिंग करनी है, वो रेवड़ उसमें छोड़ देना है, उसमें वो मैक्सिमम वो पत्ते, उसका ट्रैश, उसका जो वो कचरा है या उसके जो टिंडे बचे हुए हैं वो सब उन्होंने खा लेना है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, ठीक है। उसमें सुंडी भी चली जानी है। दूसरा हमारा ये एमरी मुल्तान, ये जो एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी 1-2 साल पहले इसको मुतारफ़ करवाया था। वो एक कॉम नुमाया उनका स्ट्राइपर, कॉटन बॉल स्ट्राइपर, बॉल जो है ना वो कटे वो कर उसमें लेते हैं। चला जाता है तो बॉल वो कलेक्ट हो जाते हैं, पीछे वो छड़ियाँ अपने वो स्टोर कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। नाज़रीन, आपने पोस्ट मैनेजमेंट में बात की, आपने इस पर काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।